हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर इस चैनल पर। हम इस चैनल पर 2024 में जो सिलेबस में परिवर्तन आया है इसको पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने पहले 10वीं यूनिट शुरू किया है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम घुमंतू जातियों और विशेष पिछड़ी जनजातियों पर फोकस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम जानते हैं कि इस YouTube श्रृंखला में हम निशुल्क उस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं जो पीएससी ने नया जोड़ा हुआ है। इसमें ही हमने सबसे पहले 10वीं यूनिट शुरू की है। सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो मध्य प्रदेश की जनजातियों के भौगोलिक विस्तार और उसके संवैधानिक प्रावधान पर आधारित था। उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट में लिखी हुई मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ा। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश के जो परंपराएं हैं या जनजातियों की परंपराएं उस पर कुछ दो वीडियो बनाए। आज हम हमारा एक छूटा हुआ टॉपिक घुमंतू जातियां और विशेष पिछड़ी जनजातियां, इस पर बात करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं जो आपको डाटा तैयार करवा रहा हूं इसके अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मुझे ये छूटे हुए टॉपिक पर आज फोकस करना पड़ रहा है। चलिए इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि घुमंतू जाति होती क्या है या घुमंतू जनजाति क्या कॉन्सेप्ट धारण करती है। देखिए, ये घुमंतू जनजाति जो है ये आजादी के बाद नाम सुनने में आया। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से होती है उस पर मैं आपको थोड़ा फोकस करवा दूं। सबसे पहले 1871 में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था और उस कानून में आपराधिक जनजाति अधिनियम के नाम से कुछ अधिनियम या कुछ जनजातियों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई थी। इस लिस्ट में उन जनजातियों के नाम थे जो आपराधिक कार्यों में संलग्न होती थी। असली में ये जो जनजातियां थी ये खानाबदोश जनजातियों के या खानाबदोश जनजाति के नाम से जानी जाती थी, या इस नाम से अंग्रेज इनको जानते थे। लेकिन क्योंकि ये किसी न किसी अपराध में संलिप्त थी इसलिए इनको आपराधिक जनजाति अधिनियम में एक लिस्ट बना करके शामिल कर लिया और इनको सरकार किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं देती थी। खानाबदोश के लिए अंग्रेजी भाषा में नोमैडिक्ट शब्द यूज होता है, तो उस समय इनको नोमैडिक्ट जनजाति कहा जाता था। याद रखिएगा, नोमैडिक जनजाति। जब भारत आजाद हो गया तो हमने सबको समान दर्जा देना था। समाज के हर एक वर्ग को समान व्यवस्था या समान दर्जे के देने के स्थिति के लिए हमने इस कानून को निरस्त करने या इस कानून की जांच करने के लिए एक समिति बनाई और वो समिति का नाम था अनंत शयनम आयंगर समिति, या शॉर्टकट में इसे आयंगर समिति भी कहते हैं। 1949 में ये आयंगर समिति, इस समिति ने आपराधिक जनजातीय अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश कर दी कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पूरी जाति की जाति ही आपराधिक हो सकता है कि उस जाति के कुछ लोग अपराध में संलिप्त हो लेकिन वो पूरी की पूरी जाति अपराध करे, ये बात सत्य नहीं हो सकती। इसलिए इस समिति की सिफारिश पर इस जो जनजातियों का अपराध अधिनियम था इसे समाप्त कर दिया। अब जब इसे समाप्त कर दिया तो ये जो लिस्ट थी खानाबदोश जनजातियों की या नोमैडिक जनजाति की, इसको कुछ नाम देना था या इसको कुछ अधिकार देकर के संविधान में उनकी व्यवस्था करनी थी। तो खैर संविधान तो उस समय तैयार हो चुका था, इसलिए संविधान में इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आगे सुनते हैं। 1952 में इस अधिनियम को भारत सरकार ने निरस्त कर दिया और इन जनजातियों को एक नया नाम देकर के इनके लिए व्यवस्था बनाना शुरू किया और वो नया नाम था विमुक्त जनजाति। विमुक्त को इंग्लिश में कहेंगे डी नोटिफाइड। क्या कहेंगे? डी नोटिफाइड। याद रखेंगे, तो इसको DNT कहा जाता है सामान्य भाषा में। DNT माने डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से आजादी के बाद ये हमारे देश में अस्तित्व में आई। कुछ समय बाद इन विमुक्त जनजातियों को, जो कि खानाबदोश जनजातियां थी या जो असली में नोमैडिक जनजातियां थी, उनको 3 भागों में बांट दिया गया। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? विमुक्त जनजाति, घुमंतू जनजाति और अर्ध घुमंतू जनजाति। अब यहां से 3 नाम शुरू हो जाएंगे, अर्थात 1952 में 3 नाम इनके लिए पड़े। 3 नाम कौन कौन से हैं याद रखना है। विमुक्त जनजाति,
घुमंतु जनजाति और अर्ध घुमंतु जनजाति, ये तीनों को ही याद रखना है आपको, तीनों साथ में याद रहेंगी, तीनों एक साथ में ही चलती हैं, तीनों को एक साथ में पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल है। देखिए हमारे सिलेबस में जो अर्ध घुमंतु या घुमंतु टॉपिक है उसको हम दो भागों में बांट लें, एक विमुक्त और एक घुमंतु और अर्ध घुमंतु, क्योंकि इन दोनों की थोड़ी सी विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं। विमुक्त जनजाति की लिस्ट एक अलग है और घुमंतु और अर्ध घुमंतु की लिस्ट अलग है। अर्थ क्या होता है इसका ये समझ लेते हैं। देखो विमुक्त अर्थात कि जो किसी भी कानून में वर्णित नहीं है, वो मुक्त है, उनको हम डीनोटिफाइड कहते हैं। डीनोटिफाइड अर्थात जो कभी भी किसी कानून के तहत नोटिफाई ही नहीं की गई है वो डीनोटिफाइड है। और घुमंतु और अर्ध घुमंतु उन्हें कहेंगे जो किसी न किसी कानून में जनजाति का दर्जा तो प्राप्त करती हैं लेकिन वो किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहती, घूमती फिरती रहती हैं, इसलिए इनको घुमंतु और अर्ध घुमंतु नाम से हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियां कितनी हैं? मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियों की कुल संख्या है 21। कितनी है? 21। ये याद रखना, डीनोटिफाइड जनसंख्या कितनी, जनजातियां कितनी है? 21। और घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उनकी कुल संख्या 30 है। हमारे मध्य प्रदेश में कुल 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां पाई जाती हैं। विमुक्त जनजाति के उदाहरण आपको कैसे मिलेंगे? जैसे बंजारा, बंछड़ा, बगरी, बेदिया, बिजोरिया, बैरागी, झांसी या सांसी शब्द है ये, सांसी, समधिया, सनेरिया, ऐसे 21 नाम हैं। आपको नाम याद नहीं करने हैं, मैं फिर से बता दूं, आपको नाम याद नहीं करने, आप केवल 5 नाम याद कर लीजिए। बेड़िया, बाचड़ा और सासी, ये 3 जनजाति जो जाबाली योजना के तहत हमने देखा था कि ये जो है वेश्यावृत्ति के कार्यों में लगी रहती है। 2 और याद कर लीजिए, बंजारा और पारधी, ये 5 जनजाति याद कर लो। कंजर याद कर सको तो कर लो, नहीं करना है तो ये 21 के नाम रट्टा नहीं मारना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 21 के नाम रट्टा नहीं मारने हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आजादी के पहले 1871 में अंग्रेजों ने एक लिस्ट तैयार की थी जिनमें उन्होंने नाम लिखे थे उन जातियों के जो अपराध करती थी। उनको ही आजादी के बाद हमने विमुक्त जनजाति घोषित किया और कुछ दिन बाद विमुक्त को 3 टुकड़ों में बांटा। पहला टुकड़ा बना विमुक्त जनजाति, दूसरा घुमंतु और तीसरा अर्ध घुमंतु। उसमें से विमुक्त की मध्य प्रदेश में संख्या 21 है, जिसमें प्रमुख रूप से बेड़िया, बाचड़ा, सांसी, बंजारा और पारधी याद रखना है, कंजर भी याद रख लेना। घुमंतु और अर्ध घुमंतु की जो लिस्ट है वो थोड़ी बड़ी है, उसमें 30 जनजातियां हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें धनगर आते हैं, इसमें भाट आते हैं, इसमें घिसाड़ी आते हैं, इसमें जोगी आते हैं, हरबोला आते हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग जातियां हैं। हरबोला जो गांव गांव जाकर के चिल्लाती है सुबह सुबह, मालवा अंचल में आपको ये देखने को मिल जाएगी। जब हम मालवा की कला पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, इस जनजाति पर विशेष फोकस करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु होते क्या हैं, विमुक्त होते क्या हैं। अब हम एक एक करके 2-3 जनजातियों के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। इसमें से मुझे लगता है केवल बंजारा इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट है पारधी। इन 2 की थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए, इससे पहले एक बात याद रख लो कि मध्य प्रदेश में कौन सी संस्था है जो किसी जनजाति को घुमंतु, अर्ध घुमंतु या विमुक्त का दर्जा देती है। देखिए, मध्य प्रदेश विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण, ये नाम का संस्था है। और ये संस्था मध्य प्रदेश में अधिसूचना इसको बनाने के लिए जारी हुई थी 22 जून 2011 को और इसकी स्थापना हुई 12 सितंबर 2011 को। आप याद रख लेना, 12/9/11 इस तारीख को इसकी स्थापना हुई। और ये संस्था मध्य प्रदेश में किसी भी जाति को घुमंतु, विमुक्त या करती है, लेकिन करने का अंतिम अधिकार राज्यपाल को है। याद रखना, ये सूची बना करके राज्यपाल को देती है और राज्यपाल उस पर साइन कर दे तो वो तैयार या वो जनजाति घुमंतु में शामिल कर ली जाती है। इसके द्वारा 51 जातियों को सूचित तैयार करके विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ घोषित कर दिया गया है, जिसमें 21 तो विमुक्त और 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु है। चलिए, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि विमुक्त जनजाति क्या होती है। विमुक्त जनजाति आजादी के पहले किस नाम से जानी जाती थी? नोमैडिक जनजाति या नोमैडिक ट्राइबल के नाम से जाने जाते थे, खाना बदोश। उसके बाद इनको हमने विमुक्त अर्थात डीनोटिफाई
और घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ के नाम से जानना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक जनजाति बंजारा पर फोकस करते हैं। तो बंजारा के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे बहुत प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि घुमक्कड़ जनजाति है तो उनकी कोई स्पेशल कला, उनकी कोई संस्कृति हो ही नहीं सकती। वो सब चीजों का मिक्सचर सामने साथ में रखते हैं, या उनकी उस जनजाति में अनेक स्थानों पर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। देखो, जब कोई जनजाति किसी एक निश्चित स्थान पर रहती है तो उसकी एक विशेष संस्कृति का विकास हो जाता है। लेकिन ऐसी जनजाति जो एक स्थान पर रहे, कल परसों किसी और स्थान पर, नरसों किसी और स्थान पर, तो वो जिस भी जाति के टच में आती है, जिस भी धर्म के संपर्क में आती है, उसकी विशेषताएं ग्रहण करती रहती है। तो इनकी विशेषताएं निश्चित नहीं होती है, इसलिए इन पर बहुत फोकस नहीं करेंगे। पहले बंजारा के बारे में याद हो कि यह मध्य प्रदेश की घुमंतू जनजाति है। पहली बात, यह मालवा घुमंतू का अर्थ है, यहां घुमंतू में तीनों शामिल है। यहां घुमंतू में विमुक्त भी शामिल है, और घुमंतू में घुमक्कड़ भी शामिल है, और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ भी शामिल है। इन तीनों के लिए हम थोक में घुमंतू शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये मालवा, निमाड़, बालाघाट और मंडला, इन 4 स्थानों पर, कहा मालवा में जहां कम से कम 15 से 20 जिले आते हैं, मालवा के बाद निमाड़, निमाड़ के बाद बालाघाट और मंडला, इन 4 जगह पर यह जनजाति पाई जाती है। इनके ग्राम को टांडा कहते हैं। याद रखना, बंजारा जनजाति जहां अपने अस्थायी घर बना करके रहती है उनको कहते हैं हम टांडा। क्या कहते हैं? टांडा, या उसे बादल भी कहा जाता है। याद रख सको, बादल तो ठीक है, जनरली टांडा शब्द ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इनके वे गांव के मुखिया को सरदार या नायक कहते हैं। तो बहुत सारी मूवीज में हमने देखा कि बंजारा जनजाति में गांव का जो सरदार होता है, उसे, गांव का जो मुखिया होता है उसे सरदार कहा जाता है। जो मौखिक शब्द है या बोलने वाला शब्द है वो सरदार है, उसका जो प्रचलित नाम है वो नायक है। क्या नाम याद रखना है आपको? नायक, ये याद रखेंगे आप सब लोग। आगे बढ़ते हैं, बंजारा जनजाति उड़द की दाल का प्रयोग शुभ मानती है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ की पीएससी में, किस जनजाति द्वारा उड़द दाल के उपयोग को सर्वाधिक प्रसन्न या सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो वो बंजारा जनजाति है। बंजारा कंघी के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। ये जो आज आप कंघी करते हैं ना, इसका आविष्कार बंजारा जनजाति द्वारा किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इनकी कला हाथी के दांतों द्वारा या हाथी के दांतों से विभिन्न वस्तुएं निर्माण करने में विशेषज्ञ होते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। देखो, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हाथी के दांत से सामान बनाना, जनरली आप बंजारा जनजाति की जो महिलाएं उनको देखोगे तो उनके हाथ में सफेद कलर की कुछ चूड़ियां पहनी होती हैं और वो हाथी दांत से बनी होती हैं। ये याद रखना है, हाथी दांत से विभिन्न वस्तुएं निर्माण करते हैं, उसमें इनको विशेषज्ञता होती है। जो चूड़ियां बनाते हैं उसकी जो कलाकारी है उसे कसीदकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदकारी, ये आप याद रख लेना। मुख्य इनका नृत्य तलवार नृत्य, लंगड़ी नृत्य, डंडा नृत्य और बेली नृत्य, ये 4 नृत्य प्रमुख रूप से इनमें किए जाते हैं। बाकी तो जिस स्थान पर वो रहते हैं, जैसे अगर बंजारे मालवा में रहेंगे तो मालवा की संस्कृति को अडॉप्ट कर लेंगे, निमाड़ में रहेंगे तो निमाड़ की संस्कृति को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन इनकी कुछ छोटी छोटी सी विशेषता याद रख लो, तलवार नृत्य, लंगड़ी नृत्य, डंडा नृत्य और बेली नृत्य, ये याद कर लो। इनके विवाह भी सामान्यतः हिंदू धर्म के विवाह जैसे होते हैं, लेकिन एक विशेष विवाह इनमें चट विवाह होता है। अब ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है चट विवाह में, क्योंकि बहुत मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आधुनिक प्रभाव के कारण सिख धर्म को अपना करके ये सिख धर्म में शामिल हो गए, या मध्य प्रदेश के अधिकांश बंजारा जनजाति अब सिख धर्म को मानने लगी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। देखिए, जैसे भीलों में क्वेश्चन पूछा जाता है, भील जनजाति ने सर्वाधिक ईसाई धर्म को अपनाया है, तो भील जनजाति का जो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ वो ईसाई धर्म में हुआ। ऐसे ही बंजारा का सबसे ज्यादा सिख धर्म में परिवर्तन हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम एक और जनजाति समझ लेते हैं, पारधी जनजाति। बहुत ही छोटी सी 5-10 बातें आप इनके बारे में याद रख लो तो काम हो जाएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके। पारधी एक घुमक्कड़ जनजाति या घुमंतू जनजाति है। पारधी मराठी शब्द है जो पारद से बना है या पारद का तत्सम रूप है, जिसका अर्थ होता है आखेट। आखेट माने क्या होता है? आखेट माने होता है शिकार करना।
जंगल में जाकर शिकार करने वाली जो जनजाति थी उसे ही पारधी नाम से जाना जाने लगा और इसी से पारधी शब्द पैदा हुआ। फिर से बता देता हूं, पारधी मराठी शब्द पारद से बना है और पारद शब्द का अर्थ होता है आखेट या शिकार करना। तो शिकार करने वाली जो जनजाति थी उसी को हमने किस नाम से जाना? पारधी के नाम से। अब जो लोग जिस समूह का शिकार करेंगे उसके हिसाब से इनके उपजातियां भी बन जाएंगी। जैसे शिकार के कारण इनके अनेक उप विभाग बन गए। भील पारधी, अब भील पारधी क्या होते हैं? जो बंदूक से शिकार करते हैं पक्षियों का, या जो बंदूक की गोली मार करके शिकार करते हैं और उससे अपना जीवन चलाने का काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? भील पारधी। आगे शीशी का तेल पारधी। देखिए कुछ जनजातियां ऐसी पारधी जनजाति में कुछ लोग ऐसे हैं जो मगरमच्छ का शिकार करते हैं और फिर उस मगरमच्छ को खा लेते हैं और उसकी जो चर्बी होती है उससे तेल बनाते हैं और वो तेल बहुत सारी बीमारियों के इलाज में काम में आता है। तो वो जो मगरमच्छ का शिकार करने वाले लोग हैं वो शीशी का तेल पारधी कहलाते हैं या तेल पारधी कहलाते हैं। एक होते हैं गोसाई पारधी, जो जंगल में जाकर केवल हिरण का शिकार करते हैं वो लोग कहलाते हैं हिरण या गोसाई पारधी। जो चीता पालते हैं या चीता का शिकार करते हैं वो कहलाते हैं चीता पारधी। एक होते हैं फास पारधी। देखो जो लोग फंदा बना करके शिकार करने के लिए या फंदे का उपयोग शिकार करने के लिए करते हैं वो कहलाते हैं, जंगल में शिकार करने के लिए फांस या जाल का प्रयोग करते हैं, जो फंदा बोलते हैं उसे, जाली को या जाल को ही फंदा कहा जा रहा है। तो वो लोग जो फंदे या जाल से शिकार करेंगे वो फास पारधी कहलाएंगे। एक होते हैं लंगोट पारधी। अब लंगोट पारधी तो शब्द से ही समझ में आ जाता है कि जो केवल लंगोट धारण करके जीवन व्यापन करते हैं वो लोग लंगोट पारधी कहलाते हैं। तो ऐसे पारधियों में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि शिकारी जनजाति जंगल में रहती है और घुमक्कड़ है, तो इनकी कोई विशेष संस्कृति पाई ही नहीं जाती है, ये हमें याद रखना है। तो हमारे सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था घुमक्कड़ जनजाति या घुमंतु जनजाति, हमने उसको डिटेल में पढ़ लिया। दो जनजातियों के बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीजें भी बता दी, कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने कि घुमंतु जनजाति को कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हुआ। अब एक छोटे से पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, वो है विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजातियां हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में 3 जनजातियां शामिल हैं, बेगा, सहरिया और भारिया। ये हम तीनों बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इस पर मैं थोड़ा फोकस अभी कर लेता हूं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति मतलब इसका इंग्लिश में शब्द होता है पर्टिकुलरली वनरेबल टाइप्स, या इनको पीवीटीजी के नाम से जाना जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ऐसे जनजाति जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, उनके आधार क्या होते हैं, किस जनजाति को हम पिछड़ा कहेंगे या विशेष रूप से पिछड़ा कहेंगे, ये समझते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिनसे किसी जनजाति को हम पिछड़ी जनजाति घोषित करते हैं। तो 4 आधार हैं। कौन कौन से 4 आधार हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन आधारों पर किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है, कौन घोषित करता है, भारत में टोटल कितने हैं, ये हम अभी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति का। देखो भारत सरकार घोषित करती है, पहला प्रश्न। दूसरा, 4 आधारों पर तैयार करती है वो विशेष पिछड़ी जनजाति को। खेती की पुरातन पद्धति अर्थात खेती करने का पुराना तरीका, जो आदि मानव के जमाने में या हड़प्पा के जमाने में या हमने हमारे इतिहास में जो तरीके पढ़े खेती करने के, वो पद्धति से अगर कोई जनजाति खेती करती है तो पहली शर्त वो पूरी कर लेगी। दूसरा, साक्षरता का कम प्रतिशत। शुरुआत में यहां लिखा हुआ था कि 2% से कम साक्षरता होगी तो उस जनजाति को हम विशेष पिछड़ी घोषित करेंगे, लेकिन बाद में इसमें चेंज कर दिया गया। यहाँ ऐसा कोई आधार नहीं है कि 2% की 4%, अगर वो औसत से कम है, जनजातियों के औसत से कम है, तो ये पॉइंट को वो पूरा करती है। साक्षरता का कम प्रतिशत। तीसरा, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या। ऐसी ट्राइबल ग्रुप जिसकी जनसंख्या या तो स्थिर है, बढ़ नहीं रही है,
या तो घट रही है या फिक्स से उतनी की उतनी बनी हुई है, वो तीसरी विशेषता है। और चौथी है दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में वो निवास करती हो। अगर ऐसी जनजाति जो दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती है या ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है जो मानव समूह से कटा हुआ है, जैसे ये इंदौर शहर या मध्य प्रदेश शहर हो गया, और इस मध्य प्रदेश में यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं या ये जंगल है, और इसके बीच में यहाँ कोई जनजाति रहती है और बाकी की जो आम जनता है वो यहाँ रहती है, जिससे इनका कोई जुड़ाव नहीं है, तो ऐसी जनजाति को हम कहेंगे दुर्गम निवास करने वाली जनजाति। तो अगर भारत की या मध्य प्रदेश की कोई भी जनजाति इन 4 आधारों को पूरा कर ले तो भारत की सरकार उसे विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। इसका यह फायदा होता है कि जैसे हमारे देश में शासन करने के लिए केंद्र की सरकार है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में शासन करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार है, वैसे इनके उस क्षेत्र में जिसे विशेष पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है उसके लिए एक सरकार बना दी जाती है और उसे कहते हैं उस जनजाति के नाम का अभिकरण, मध्य प्रदेश सहरिया अभिकरण, ऐसे नाम से जाना जाएगा, और उसके शासन करने का अधिकार उस अभिकरण को हो जाएगा फिर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस विशेष पिछड़ी जनजाति की शुरुआत कैसे हुई, किसने कहा पहली बार कि ऐसा करो, तो वहां से समझते हैं। 1973 में ढेबर आयोग की अनुशंसा थी। इसने अनुशंसा ये नहीं की थी कि विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करो, उसने अनुशंसा क्या की थी वो समझना। इसने अनुशंसा की थी कि जनजातियों को अलग अलग श्रेणियों में बांट करके विकास के प्रयास किए जाने चाहिए, और उनके रिपोर्ट के आधार पर 1973 में आदिम जनजाति घोषित किए गए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे देश में आजादी के बाद अनुसूचित जनजाति के नाम से एक ही ग्रुप बना दिया गया, जिसने अनुसूचित जनजाति के नाम से 50 जातियों का वर्णन था, और इसमें जो जातियों का वर्णन था वो हमारे देश में संविधानिक जो अधिकार है उनका लाभ उठाती थी। 1973 में ढेबर आयोग बनता है और ढेबर आयोग कहता है कि भैया ये जो जनजाति है इसमें कुछ जंगल में रहती हैं, कुछ पहाड़ों में रहती हैं और कुछ बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो क्यों ना इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इनके विकास की कोशिश करनी चाहिए। और इसी आदमी की सिफारिश के आधार पर इन्हें आदिम जनजाति घोषित कर दिया जाता है। पहले नाम इनका विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं पड़ता, पहले नाम इनका 1973 में क्या पड़ता है, आदिम जनजाति। समझना, एक तो हो गई जनजाति और दूसरी उसमें से जो पिछड़ी हुई है उन्हें कहेंगे हम आदिम जनजाति। तो ये 2 नाम आए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, इस ढेबर आयोग ने ये जो प्रावधान किया कि जनजातियों को एक अलग जो पिछड़ी हुई जनजातियों में से भी जो पिछड़ी जनजाति उनको आदिम जनजाति नाम दे दिया जाए। इसको हमने 2006 में आदिम जनजातियों को ही नाम बदल करके विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 1973 में ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि जो जनजातियां हैं उसमें से कुछ जनजाति बहुत पिछड़ी हुई है और कुछ शहरों में आकर के रहने लगी है जिनका विकास हो गया है। तो ये विकास हो गया, इनको अलग और जो पिछड़ी हुई है इनको अलग 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। इसी आधार पर जनजातियों को तो जनजाति नाम रहने दिया, इनमें जो सबसे पिछड़े हुए थे उनको नाम दे दिया आदिम जनजाति, और जिसे 2006 में क्या नाम दे दिया, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब ऐसा करने का अधिकार सरकार को कौन सा कानून देता है, एक कानून बनाया गया 2006 में, वन अधिकार अधिनियम। क्या नाम रखा, वन अधिकार अधिनियम। ये वन अधिकार अधिनियम सरकार को इन जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता था, जिससे सरकार ने इनका नाम रख दिया विशेष पिछड़ी जनजाति। आगे बढ़ते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति जो है इनके बारे में आगे क्या अपडेट आई, तो एक और फैक्ट याद रख लो। 2013 में एक समिति का नाम याद रखना, वर्जीनियस खाका समिति। क्या नाम है, वर्जीनियस खाका समिति। इनकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जंगल आधारित व्यवस्था के आधार पर इनको अधिकारों में वृद्धि की गई। भारत में टोटल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति है, भारत में टोटल 76 विशेष पिछड़ी जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, कुल 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी हैं। कौन कौन सी, बेगा, सहरिया और भारिया, ये याद रखना।
सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति किस राज्य में है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 5 पिछड़ी जनजातियां हैं, जो वहां की सरकार ने 2 और बढ़ा करके कुल 7 कर दी। तो 7 जनजातियां पिछड़ी हुई छत्तीसगढ़ में है, सर्वाधिक उड़ीसा में है। सर्वाधिक जो पिछड़ी जनजातियों की संख्या है वो उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में कुल 3 है और भारत में 76 है। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करके यही पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो भाई, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पे मिल जाएगा और इसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा समस्या की बात नहीं है। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, इस प्लेटफॉर्म पर एमपीपीएससी 2024 में जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है मैं पूरा ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी सारी जरूरतों को ध्यान में रखकर इस सारे मटेरियल को बना रहा हूं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ूं, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें मैं डाटा गलत रखूं। आप निश्चिंत होकर इससे पढ़ाई करें। मैं गारंटी ले चुका हूं कि 10 में से 10 नंबर आपको इस यूनिट में मैं दिलाऊंगा। आप बस मेरे साथ इस पूरे मटेरियल को तैयार कर लीजिए। और अब हम आगे दूसरी यूनिट भी शुरू करने वाले हैं। हमारा कोशिश है कि 1-2 दिन में हम एक और यूनिट शुरू कर दें, क्योंकि ये यूनिट लगभग अब हमारी खत्म होने वाली है। 2-4 वीडियो में ये खत्म हो जाएगी। तो 1-2 दिन में हम नई यूनिट भी शुरू करने वाले हैं। वो कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा आप कितना इस वीडियो को शेयर करते हैं। देखिए, मैंने आज तक कभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इससे ज्यादा असर भी नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको आप शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिए, आप इनको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा सब तक पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जो सही में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। बाकी आप इस YouTube चैनल से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में हम बात पढ़ रहे थे। टोटल कितनी है भारत में? 76, मध्य प्रदेश में 3 है, हम पढ़ चुके हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और शासन के लिए सरकार ने विकास प्राधिकरण स्थापित किए हैं। तो टोटल 3 जनजातियां हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण 11 हैं। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों के लिए 11 विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन करने का काम करते हैं। तो ये जो विकास प्राधिकरण होते हैं, पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण, उसमें कौन कौन होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, उसकी बात करते हैं। विकेंद्रीकरण के तहत इन प्राधिकरणों में एक अध्यक्ष होता है, 3 शासकीय सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं और 8 शासकीय सदस्य जो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं, वो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, इसकी संरचना होती है 1+3+8। एक होता है इसका अध्यक्ष। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसी जनजाति में से नियुक्त किया जाता है। 3 होते हैं अशासकीय सदस्य। अशासकीय का क्या अर्थ होता है? जो सरकार के अंग नहीं है, सरकार आम जनता में से जिनको चुनकर बनाएगी वो अशासकीय सदस्य के रूप में नामित हो जाएंगे। और 8 शासकीय सदस्य अर्थात जो एक निश्चित पद पर होंगे वो उसके अपने आप सदस्य बन जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के सदस्य इसके होते हैं, जिससे उस क्षेत्र का या जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11 विशेष पिछड़ी जनजातीय विशेष अभिकरण मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, का गठन किया गया है, जो टोटल 2314, इसको ऐसे याद कर लो, 1 2 3 4 गिनती बोलो और इस 1 को उठा करके यहां लिख दो तो आपको ये नंबर याद हो जाएगा। तो 2314 गांवों में प्रशासन करने का काम करते हैं। टोटल पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या जो इन गांवों में रहती है वो 5.5 लाख है और ये 15 जिलों में फैले हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के लिए कुल 4, देखो सहरिया लिखता हूं मैं, सहरिया, कितने शब्द हैं इसमें? 1 2 3 4, तो ऐसे 3 और 4 शब्द हैं, इसलिए 4 अभिकरण जो हैं वो सहरिया जनजाति के लिए बनाए गए हैं। बेगा जनजाति के लिए सबसे ज्यादा 6 अभिकरण बनाए गए हैं। तो बेग में कितने लोग रखे हुए हैं? 6 लोग रखे हुए हैं। बेग में 6 लोग, बेगा को बेग कर लीजिए, बेग जो बस्ता होता है ना वो, उसमें 6 लोग रहते हैं। और जो भारिया जनजाति है
उसका केवल एक ही अभिकरण बनाया हुआ है। याद रखना, भारिया का भार ज्यादा लग रहा था तो एक ही बना दिया, सहरिया के 4 बना दिए और बेगा के 6 बना दिए। अब वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले अभिकरणों की स्थापना, जो पिछड़ी जनजातियों के अभिकरण होते हैं उनकी स्थापना शुरू में 1992 में की गई। और कौन कौन से अभिकरण बनाए गए देखिए, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर या पुष्पराजगढ़, उमरिया और बालाघाट, ये जो 6 अभिकरण हैं, ये शुरुआत के 6 अभिकरणों के नाम इस प्रकार होंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा अभिकरण मंडला, ये उसका पूरा नाम होगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। और साथ में ये जो भारिया है, इसके लिए, भारिया के लिए तामिया विशेष पिछड़ा अभिकरण बनाया गया और सहरिया के लिए गुना विशेष पिछड़ा अभिकरण बनाया गया। तो कुल 8 अभिकरण जो हैं वो 1992 में बनाए गए और 3 अभिकरण जो हैं वो 2008 में बनाए गए। तो 3 अभिकरण कौन कौन से हैं? ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी। और ये तीनों के तीनों क्या है? सहरिया जनजाति के लिए हैं। भारिया के लिए केवल 1, सहरिया के लिए 4 और बेगा के लिए 6। ऐसे कुल 11 प्रशासनिक अभिकरण या पिछड़ी जाति अभिकरण बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। अब हमने ओवरऑल पिक्चर या एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि विशेष जनजाति अभिकरण क्या है। अब हमें एक एक जनजाति की डिटेल पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको पहले ही एक अलग अलग वीडियो के रूप में बेगा के लिए अलग वीडियो, भारिया के लिए अलग वीडियो और सहरिया के लिए अलग वीडियो बना करके आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ा चुका हूं। केवल हमारा कॉन्सेप्ट बचा था कि पिछड़ी, ये विशेष पिछड़ी जनजाति का कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ और कैसे बना, कौन बनाता है, कैसे शासन होता है, ये आज हमने समझ लिया। अब हमारी जो जनजातियां हैं वो लगभग हमने कंप्लीट कर ली हैं। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के रूप में मैं आपको 2-3 जनजाति और पढ़ा देता हूं। तो हम एक अन्य जनजातियों के रूप में 2-3 जनजाति और पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए या ये वाला प्रावधान खत्म हो जाए। उसके बाद हम जनजातियों का साहित्य एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जनजातीय व्यक्तित्व और जनजातीय संग्रहालय। इससे हमारा पूरी यूनिट 10 खत्म हो जाएगी। तो खेरवार जनजाति नाम से एक जनजाति पाई जाती है, इसकी बात करते हैं। खेरवार कैमूर पहाड़ियों में स्थित खटियागढ़ के मूल निवासी होने के कारण खेरवार कहलाते हैं। देखिए, खेर का एक पौधा होता है और वो पौधा कहां पाया जाता है? कैमूर जनजाति या कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है। देखिए, ये मध्य प्रदेश हुआ। इस मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ कैमूर पहाड़ियां हैं और कैमूर पहाड़ियां में पाए जाते हैं खेर के पत्ते या खेर के पेड़। तो इन खेर के पेड़ से जो अपना जीवन चलाते हैं वो जनजाति खेरवार जनजाति कहलाती है। ये कहाँ के मूल निवासी है? ये कैमूर पहाड़ियों के मूल निवासी हैं और मूलतः कैमूर पहाड़ियों में और उनके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, उमरिया, दमोह, अनूपपुर और शहडोल। इन 5-6 जिलों में ये पाए जाते हैं। अर्थात ये इस कोने पर जो जिले बने हुए हैं इनमें पाए जाएंगे, आपको ये याद हो जाएगा। मुख्यतः शिकार पर आधारित जनजाति है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करती है। ये स्पेशल पॉइंट है, याद रख लेना कि खेरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है। कत्थे का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और कत्था संग्रह का काम करती है। तो देखो, खेर के पौधों में ही बीच में पाए जाते हैं कत्थे और उस कत्थे के संग्रहण का काम ये जनजाति करती है। इसकी उपजाति कैसी है? खेरी, राउत, गोंजू, सूरजवंशी, परबंदी आदि। इनमें कोई विशेष संस्कृति तो पाई नहीं जाती, तो उसको पढ़ना भी नहीं है। इनका केवल एक नृत्य याद रख लेना जो इन्होंने दूसरी जनजाति से कॉपी किया है, और वो है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य तो बेगा में भी पाया जाता है और गोंड में भी पाया जाता है, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत डीप में नहीं जाना है। मैं जा सकता हूं, मुझे तो इसके और चीजें समझाने में अच्छा लगेगा, लेकिन इतना आपकी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पर रोक रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक उराव जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में जो उराव जनजाति है वो मूल रूप से इस दक्षिणी हिस्से में पाई जाने वाली जनजाति है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के थोड़े से हिस्से 2-4 जिलों में ये पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। मूल रूप से ये छत्तीसगढ़ में के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में चली गई है, ये याद रखना।
दक्षिण भारत की मूल जनजाति है और कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब क्योंकि दक्षिण भारत की है तो द्रविड़ वर्ग की होना जरूरी है, होगी ही सही। दूसरा, इनकी भाषा कुरुख या कुरुश है। कौन सी भाषा बोलते हैं ये जनजाति? कुरुश या कुरुख भाषा, इसलिए इन्हें कुरुखा भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? देखो, हिंदी बोलने वाले को हिंदू कहा जाता है, तो ऐसे ही कुरुश बोलने वाले को कुरखू या कुरुखुआ भी कहा जाता है, कुरुखा भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो जो हमने मेट्रो सिटीज है ना, इंदौर मेट्रो सिटी है, भोपाल भी एक मेट्रो सिटी बन गया, जबलपुर भी मेट्रो सिटी बन रहा है। तो 3 तो ये जिले हो गए। 3 इनके साथ में एक एक और टच में कर लीजिए। इंदौर के साथ कर लो बड़वानी, भोपाल के साथ कर लो आप सीहोर या नरसिंहपुर, और जबलपुर के साथ कर लो अनूपपुर। तो इन 6 जिलों में ये जनजाति, उराव जनजाति पाई जाती है। इनके गांव को पराह कहते हैं। क्या कहते हैं? पराह। देखो, अभी हमने बंजारा जनजाति पढ़ी, वहां भी एक गांव होता है जिसे बादल कहा जाता है, तो यहां इसके गांव को क्या कहते हैं? पराह कहते हैं, ये याद रखना। इनके प्रमुख को राजा कहा जाता है या महतो कहा जाता है। तो जो पूरी जनजाति का इंचार्ज या प्रमुख होता है उसको राजा कहेंगे, और जो गांव का प्रमुख होगा उसे महतो कहेंगे, ये याद रखना। विवाह पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। ये एकमात्र भारत की जनजाति है या मध्य प्रदेश की एकमात्र जनजाति है जिसमें विवाह से पहले ही लोगों को शारीरिक संबंध बनाने की छूट होती है, लड़के को भी और लड़की को भी, ये याद रखना। इसलिए इनमें युवा ग्रह का प्रचलन है, और उस युवा ग्रह को हम धूमकोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकोरिया। आपको मैं हर एक जनजाति के धूमकोरिया जो युवा ग्रह है वो बता चुका हूं। तो इसमें ये विशेष छूट दी जाती है। इनके प्रमुख नृत्य में केवल सरहुल और घुड़िया याद कर लीजिए। कौन कौन सा? उराव में सरहुल और घुड़िया। इनके प्रमुख देवता में सूर्य देवता की पूजा करते हैं उराव। क्या नाम है? सूर्य देवता। और सूर्य देवता को ये सूर्य देवता नहीं कहते, ये उन्हें धर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं, ये याद रख लेना। इनके विवाह में बूदे विवाह और बंधवा विवाह और ठुकू विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। कौन कौन से विवाह होते हैं? बूदे विवाह, बंधवा विवाह और ठुकू विवाह, 3 याद रख लेना। क्या अर्थ होता है? बंदे विवाह वो होता है विवाह जिसमें आप दहेज लेकर के, मतलब लड़की का पापा लड़की को दहेज लेकर के भेज देता है या पैसे लेकर के उसकी शादी करवाता है, तो उसे कहते हैं बूदू विवाह, ये याद रख लेना। बंधवा विवाह क्या होता है? जो सामान्य राजी मर्जी से जो विवाह, लड़का लड़की दोनों की इच्छा से जो विवाह होता है वो क्या कहलाता है? बंधवा विवाह। और ठुकू विवाह जो है वो कुछ विशेष शर्तों के साथ होता है, ये असली में विधवा विवाह का एक स्वरूप है। इसकी कुछ उपजातियां हैं जैसे थादंग, धनका, ये इसकी, या कृषक, या ये इनकी उपजातियां हैं, ये याद रख लेना। तो केवल 8-10 चीजें मैं आपको उराव जनजाति में पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नहीं तो फिर हम सरहुल नृत्य कब होता है, क्या होता है, इन पर जाएंगे तो लंबा होगा और ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनजाति है, मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, 1000 में पाई जाती, लाख में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पनिका जनजाति। पनिका जनजाति क्या है? तो देखो, जैसे उराव जनजाति है दक्षिण भारत की जनजाति है ना, तो वैसे ही ये पनिका जनजाति भी इस क्षेत्र की मूल जनजाति है। और पनिका मध्य प्रदेश की सबसे सीधी या सुधरी हुई जनजाति है। देखो, 2 जनजाति है, उराव सबसे बिगड़ी हुई जनजाति है और पनिका सबसे सुधरी हुई जनजाति है। पनिका के लोग इतने सुधरे हुए होते हैं कि ये मांस भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करते, एक भी अनैतिक कार्य नहीं करते। ये पनिका जनजाति सुधरी हुई जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत की जो जनजाति है मूल रूप से वहां से यहाँ आई हुई है। मध्य प्रदेश के केवल 2 जिलों में निवास करती है, और कौन कौन सा? सीधे और शहडोल। तो देखो, मैंने कहा कि अभी सबसे सुधरे हुए लोग कौन होते हैं? पनिका। तो सुधरे हुए कहाँ रहेंगे? जो सीधे लोग होंगे ना वो सीधी में रहेंगे, तो सीधी में रहेंगे अर्थात सीधे हुए लोग रहेंगे सीधी में सूधे। और शहडोल, ज्यादा डिलडोल नहीं करते हैं ये, तो सीधी और शहडोल, ये याद कर लो। इनका मुख्य कार्य होता है कपड़े बनाना या वस्त्रों की बुनाई का काम करते हैं, या कपड़े सिलने और बुनने का काम करते हैं ये लोग, इसलिए इनको मुनका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनका, याद कर लेना। ये लोग कबीर पंथी होते हैं, और कबीर पंथी का इतना ज्यादा प्रभाव है इन लोगों पर कि ये एक भी अनैतिक कार्य नहीं करते।
ये दिन भर भगवान का भजन अर्थात कबीर का भजन करते हैं और वस्त्र बुन करके अपना जीवन चलाते हैं। न कभी दारू पीते हैं, न कभी मांस खाते हैं, न कोई अनैतिक कार्य करते हैं। बहुत ही सुधरी हुई जनजाति है ये। मांस, मदिरा, शराब का सेवन नहीं करती। इनके प्रमुख देवता है, माता की पूजा करते हैं। जनरली ये शक्ति पूजक होते हैं। शक्ति देखो, एक तो होता है ईश्वर की पूजा करने वाले, एक शक्ति के उपासक होते हैं। तो ये शक्ति के उपासक हैं। बूढ़ी माता, मरही माता, हुल्की बाई या हुल्की माता, इनकी पूजा मूल रूप से ये करते हैं। तो जहां माता आ जाए वहां याद रख लेना कि ये जो जनजाति है पनिका जनजाति है। तो इस प्रकार देखो, हमने आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने घुमंतु जनजातियों को कॉन्सेप्ट पढ़ा, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। ये हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि एक वीडियो बना लेने के बाद में हमको दूसरा बनाना होता है, और वो दूसरे के लिए मोटिवेशन आपके कमेंट हमें दिलाते हैं। उनसे हमें कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम जो तैयार कर रहे हैं उसे और अच्छा करना है। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को, तो और अच्छी प्रयास किए जाए। दूसरी बात कि ये जो कॉन्सेप्ट ही आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से सारी चीजें आपको इस यूनिट की या अगली जो भी यूनिट में पढ़ाऊंगा उसकी आपको तैयार करके दे रहा हूं। आपको बिल्कुल इनको अच्छे से याद कर लेना है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, याद किया हुआ परीक्षा में ज्यादा काम में आता है, लिख करके रखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वीडियो में आप सभी ने जो कॉन्सेप्ट समझे उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। इस वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद।